अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स की न्यू प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा न्यू बुक जो है उसके अकॉर्डिंग हम फिजिक्स की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। और इस प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर मैं व्हाट इज फिजिक्स से स्टार्ट करने लगा हूँ। और व्हाट इज फिजिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, इस लेक्चर के अंदर हम ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फिजिक्स। तो देखें कि फिजिक्स हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है फिजिकोस, उसमें से ड्राइव किया गया है और उस फिजिकोस वर्ड की मीनिंग है नेचुरल। तो अगर हम इस वर्ड के बिहाफ पर फिजिक्स को डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बिकॉज के हम नेचर को तो स्टडी करते हैं लेकिन नेचर के सभी फिनोमिनॉन को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि नेचर के अंदर कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो कि बायोलॉजिकल फिनोमिनॉन है, जिसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और भी काफी सारे जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। नेचर की इन्वॉल्वमेंट है लेकिन हम वो बायोलॉजिकल फिनोमिना के थ्रू डिस्कस करते हैं, यानी कि बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो हम नेचर का वो हिस्सा जिसमें हमारे पास मैटर एंड एनर्जी या उनके इंटरेक्शन की बात हो रही हो तो उन्हें हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी फेमस इक्वेशन में ये बताया कि अगर हम मैस को स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करवाएंगे तो वो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मास और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो इट मीन्स के मैटर एंड एनर्जी आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और फिर इसी कॉन्सेप्ट को हमने फिजिक्स की मॉडर्न डेफिनेशन कंसीडर किया और हम अब लिखते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इंटरेक्शन और इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी की स्टडी जो भी होगी वो हम फिजिक्स के अंदर करेंगे। इन दो पॉइंट्स को अगर मैं कंपाइल करके लिखता हूँ तो मेरे पास डेफिनेशन आ जाती है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the studies the nature and behavior of matter, energy and the interaction between them। इस डेफिनेशन को अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो आप देखें कि हमारे पास सन है, सन के पास मैस भी है और सन हमें दो टाइप्स की एनर्जीज भी दे रहा है, एक तो थर्मल एनर्जी, सेकंड लाइट एनर्जी। ठीक हो गई बात। तो मैस और एनर्जी यहाँ पर दोनों ही मौजूद है। और अब ऐसा सन के अंदर क्या हो रहा है जिसके ब्याह पर वो हमें थर्मल एनर्जी और लाइट एनर्जी दे रहा है। सिर्फ थर्मल और लाइट एनर्जी ही क्यों मिल रही है हमें, दूसरी एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है? सन का मैस कितना है और वो मैस एनर्जी के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। अगर हम ये स्टडी करेंगे तो हम ये स्टडी किस में करेंगे? हम ये स्टडी फिजिक्स में करेंगे। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से अगर शॉर्ट टर्म पर मैं फिजिक्स को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड के अंदर थिंग्स काम कैसे करती हैं उनकी स्टडी हम अगर करेंगे तो वो हमारे पास फिजिक्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद फिर हमने फिजिक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। फिजिक्स के हमने दो पार्ट्स बनाए हुए हैं। एक हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है जो कि 19th सेंचुरी के अंदर थी, जिस पर ज्यादातर काम न्यूटन का हुआ है। तो हम इस क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर 20th सेंचुरी है। 20th सेंचुरी में हमारे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है, निकोला टेस्ला है और इसी तरीके से दीगर साइंटिस्ट हैं और इन्होंने फिजिक्स के ऊपर काफी ज्यादा काम किया। और फिर आफ्टर 20th सेंचुरी, आफ्टर 19th सेंचुरी और इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी से जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं उसे हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक हो गई बात। अब इसके बाद फिजिक्स के 3 फ्रंटियर्स हैं, यानी कि फिजिक्स के 3 महाज हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि द वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का जो वर्ड है उसमें हमारे पास एटम से नीचे
के पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसमें क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, क्वार्क फैमिली, लेप्टॉन फैमिली, हिग्स बोसॉन्स वगैरह, ये सब कुछ आ जाते हैं। और अगर हम इनकी स्टडी कर रहे हैं तो ये फिजिक्स का पहला महाज है जिसमें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को पढ़ रहे हैं। नंबर सेकंड हमारे पास है द वर्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट। द वर्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या हो जाता है, एटम से ऊपर यानी कि मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक की स्टडी अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास फिजिक्स के सेकंड फ्रंटियर पर आ जाता है, यानी कि वो फिजिक्स का दूसरा महाज बन जाता है। थर्ड जो फ्रंटियर है वो हमारे पास है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो यानी कि गैलेक्सी से अर्थ तक की जो स्टडी है, हमें पता है कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है, तो हम अर्थ टू गैलेक्सीज की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास थर्ड फ्रंटियर आ जाता है फिजिक्स का। आप अगर चाहें तो इस फ्रॉम अर्थ टू गैलेक्सीज के फ्रंटियर को नंबर 1 कहें, फिर सेकंड को फ्रॉम मॉलिक्यूल टू अर्थ कहें, फिर थर्ड को एलिमेंट्री पार्टिकल कहें, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्टडी करें, तब भी आप कह सकते हैं। फिजिक्स के इस वक्त ये 3 महाज हैं, 3 फ्रंटियर्स हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स में हमें फिजिक्स के स्कोप के बारे में बात करनी है। आप देखेंगे हमसे पूछा जा रहा है या अभी क्वेश्चन ही हमारे पास कि व्हाट डू फ्लाई बर्ड्स मूविंग ऑटोमोबाइल्स, लुकिंग ब्लू स्काईज एंड वाइब्रेटिंग सेल्युलर फोन्स हैव इन कॉमन। इनमें क्या कॉमन है जो परिंदों के उड़ने में, चलती हुई गाड़ियों में, स्काई ब्लू कलर दिखने में और सेल्युलर फोन्स का वाइब्रेट होने में, इन सब में क्या चीज कॉमन है? तो हम कहेंगे कि इन सब में जो चीज कॉमन है वो है हमारे पास फिजिक्स। अब फिजिक्स किस तरीके से कॉमन है, हम इन सब को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और आप देखेंगे फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। सबसे पहले हमारे पास पूछा गया था कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, तो देखें बर्ड्स यूज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर above and below their wings to keep them aloft। ठीक है, बर्ड किसको यूज करते हैं, डिफरेंस इन एयर प्रेशर को यूज करते हैं। आप देखें यहाँ पर कि ये यहाँ पर कांस्टेंट एयर प्रेशर है और एयर का फ्लो इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही बर्ड से अपने पर मारना शुरू करेगा तो वो अपने ऊपर के एयर प्रेशर को रिड्यूस करेगा। अब ऊपर के प्रेशर रिड्यूस होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा और नीचे हाई प्रेशर हो जाएगा, और हाई प्रेशर इसको मदद करेगा ऊपर लिफ्ट करने में, जिसकी वजह से ये इजीली एयर प्रेशर के डिफरेंस को यूज करके हवा में उड़ सकता है, जैसे आप अभी इस इमेज में देख रहे हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स टू ट्रांसफर स्टोर्ड गैसोलीन फॉर मूविंग टायर्स। अब देखें यहाँ पर कि हमारे पास इंजन जो है वो व्हीकल की स्पीड को मेंटेन करता है और उसे मूव करने में मदद करता है, ठीक है, और केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इंजन कार को एक्सेलरेट करता है और कार को एक्सेलरेट करने से क्या हो जाता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी के अंदर। ठीक हो गई बात। तो आप देखेंगे हमारे पास मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज किया जा रहा है जिससे ऑटोमोबाइल्स चल रही है। आप देखेंगे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और जब फिर ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है थर्मल एनर्जी के अंदर। ठीक हो गई बात। इसके बाद फिर हमारे पास है कि स्काई सीम्स ब्लू व्हेन सनलाइट स्ट्राइक्स एंड स्कैटर्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर। अब जब सन की लाइट आती है तो सन की जो लाइट है वो व्हाइट कलर की होती है, और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होता है। तो जब ये व्हाइट लाइट हमारे पास आकर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करती है तो वहां से स्कैटर्ड होकर ब्लू वेवलेंथ की जो वेव है वो आती है हमारे पास, और इससे हमें स्काई जो है वो पूरा ब्लू कलर का दिखाई देता है। फिर इसके बाद सेल्युलर फोन्स यूज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड देयर प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू ट्रांसफर एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर फोन। अब हमारे पास सेल्युलर फोन्स के अंदर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज हुए होते हैं जिससे हम मैसेज को रिसीव, मैसेज को सेंड और ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, डायोड्स,
ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तकरीबन इस्तेमाल हुए हुए होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव भी कर रहे होते हैं और उन्हें ट्रांसमिट भी कर पा रहे होते हैं। ठीक, तो ये सब हमारे पास देखेंगे, इन सब में एक चीज हमारे पास कॉमन आ रही है, वो है फिजिक्स। अगर मैं एयर प्रेशर की बात करूंगा या डिफरेंस इन एयर प्रेशर की बात करूंगा तो वो भी मैं फिजिक्स के अंदर करूंगा। केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या मैकेनिक्स के प्रिंसिपल क्या हैं, या थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल क्या हैं, तो वो भी मैं फिजिक्स के अंदर डिस्कस करूंगा। व्हाइट लाइट 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन कैसे है और वो स्कैटर्ड होकर सिर्फ ब्लू कलर की ही क्यों आई, या ब्लू कलर के अलावा भी दूसरे कलर्स स्कैटर्ड हो सकते हैं या नहीं, इनकी स्टडीज भी मैं फिजिक्स में करूंगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और वो रिलेट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, इन सब के बारे में भी अगर मुझे पढ़ना पड़ा तो मुझे किस में पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखेंगे इन सब में हमारे पास क्या चीज कॉमन है, इन सब में हमारे पास फिजिक्स कॉमन है। अच्छा, अब हमारे पास दो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, हम स्टडी क्यों करते हैं, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो देखेंगे फिजिक्स पढ़ने के दो बेसिक रीजंस हैं। एक है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, हम नेचर को डीप अंडरस्टैंड कर सकें, और दूसरा ये कि फिजिक्स फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेस, यानी कि फिजिक्स हमारे पास साइंस की यूं कह लें कि माई बात है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये दो रीजन है जिनकी वजह से हम स्टडी करते हैं फिजिक्स को। या यूं समझ लें कि माउस ट्रैप बनाने से एरोप्लेन उड़ाने तक हमें फिजिक्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। आप चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप चाहे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे आर्ट कर रहे हैं, आप चाहे एडवोकेट बन रहे हैं, वॉट एवर फील्ड से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपको फिजिक्स के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। और ये फिजिक्स हमारे पास यूनिवर्स से जो लगाव रखते हैं या जो नेचर को समझना चाह रहे होते हैं, फिजिक्स उनके लिए काफ़ी यूं कह लेंगे यूजफुल है या बेनिफिशियल भी आप उसे कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ने के एडवांटेजेस क्या हैं। तो आप देखें कि हमने फ्लाइंग बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, हम एरोप्लेन उड़ाना शुरू हो गए। हमने आई को ऑब्जर्व किया, हमने कैमरा बना डाला। हमने मून को ऑर्बिट करते देखा, ऑर्बिटिंग मून को देखा, तो हमने सैटेलाइट बना दी। और ऐसे बेशुमार हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग फिजिक्स में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें कि जो नेचुरल थिंग्स हैं उन्हें हम गॉड मेड कहते हैं, और फिर उनको ऑब्जर्व करके हम जो चीज बनाते हैं उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिसिस्ट। ठीक है, अब फिजिसिस्ट के दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट और दूसरा हमारे पास है थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ठीक है, अब आपने मुझे ये बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और 3 साइंटिस्ट के भी नाम बताएंगे जो कि इन दोनों टाइप्स ऑफ फिजिसिस्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गई बात। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन अवर डेली लाइफ। फिजिक्स की हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजी। हम गाड़ियों में जो है वो सफ़र करते हैं, वो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो किस पर बेस करती है, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स पर। तो हम देखें कि हम फिजिक्स को अपने डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये कि न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को सबसे पहले वर्ल्ड वार के अंदर यूज़ किया गया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए गए, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए गए, लेकिन उनकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाहियाँ होना शुरू हो गई। तो फिर हमने इनको न्यूक्लियर एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करना शुरू किया, और अब ये इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में, या आसान लफ्ज़ों में आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को। उसके बाद फिर हमारे पास सोलर टेक्नोलॉजी है जो कि बेस करती है रूल्स ऑफ फिजिक्स पर। आपने देखा होगा कि सोलर पैनल्स ऑलमोस्ट अभी हम सबके घरों में
इंस्टॉल हो रखे हैं। इसके बाद फिर है लेज़र को हम मेडिकल साइंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ कर रहे हैं, और नाउ डेज तो हम ना हमारे पास इनका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और फिर इसके बाद ऑल द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, हमारे होम अप्लायंसेस में आ रहे हैं, वो भी फिजिक्स के रूल्स एंड लॉज को भी करते हैं। जैसे हमारे पास आयरन हो गया, इस्त्री हो गई, माइक्रोवेव ओवन हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और एयर कंडीशनर हो गया। तो ये सब हमारे पास होम अप्लायंसेस हैं, और हम इन्हें फिर घरों में इस्तेमाल भी करते हैं, और ये सब फिजिक्स के रूल्स एंड लॉज को ओबे भी करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी बात जो अभी तक आपको समझ में ना आई हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।